हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र वर्मा फ्रॉम जीपीसी अलवर। आज हम लोग CE 308 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 10 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जो एक्ट होता है वो हमारी संसद या फिर विधानसभा से पारित होता है। तो जो ये है 1972 एक्ट, ये हमारी संसद से पारित किया था। और जो भी एक्ट होता है उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं और कुछ शेड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये एक्ट है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित लॉज होते हैं, जो भी एक्ट होते हैं, उनका मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं हम लोगों का ही प्रोटेक्शन होता है। चाहे हम कोई भी एक्ट वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बनाए, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बनाए या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बनाए, तो उनके जो केंद्र में होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य ही होता है। तो जो भी ये एक्ट बनाए जाते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, वो सब लोग हम लोगों के लिए ही होते हैं। तो इसमें पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो भी ये एक्ट बनते हैं उनको विधायिका बना देती है और उनको जो लागू करने का काम होता है वो प्रशासन का होता है। तो वो उन्हें कितने अच्छे तरीके से लागू किए कर रहे हैं, तो जो भी एक्ट होगा उसकी सफलता उनके ऊपर निर्भर करेगी। 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी व जंतु संरक्षण नियम बनाया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर स्वच्छ पर्यावरण को अधिकार को भी शामिल किया गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के जीने का अधिकार है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हम ये स्वच्छ पर्यावरण को भी उसमें शामिल किया है। स्वतंत्र भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू किए गए हैं, यानी कि 1951 से लगभग शुरू हुए थे। और इसमें जो अपने ये वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई एक्ट नहीं था। जो स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, उसके बाद में ही यह एक्ट बनाया गया। इससे पहले सिर्फ देश में 5 राष्ट्रीय पार्क थे जिनको संरक्षण सरकार के द्वारा किया जाता था, बाकी कोई नियम कानून नहीं थे। तो उसके बाद में ये कानून बनाया गया। नेक्स्ट, इसमें 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार, वन्य जीव के वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मतलब इसमें एक संशोधन किया गया था 2002 में, जिसके अंतर्गत इस एक्ट में जो भी पनिशमेंट और जो पेनल्टी के प्रावधान थे उनको और अधिक कठोर कर दिया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, बट अभी वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। इस कानून में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीवों से समृद्ध अभयारण्यों एवं नेशनल पार्क की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान है। और जो ये अधिनियम है इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, जिसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के भाग 2 में दी गई श्रेणियों के जीवों को नुकसान पहुंचाने पर संपूर्ण भारत में पूर्णतः प्रतिबंध है एवं इनका उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है इसमें शेड्यूल
3 और शेड्यूल 4 में श्रेणीबद्ध किए गए जीव भी संरक्षित हैं, परंतु इन्हें हानि पहुंचाने पर तुलनात्मक रूप से कम सज़ा का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जो सज़ा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो जीव हैं उनको हानि पहुंचाने पर जितनी सज़ा दी जाएगी, उतनी सज़ा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जीवों को हानि पहुंचाने पर नहीं दी जाएगी, उससे थोड़ी कम सज़ा दी जाएगी। और अनुसूची 4 में दिए गए जीवों का शिकार किया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। और अनुसूची 6 यानी शेड्यूल 6 में श्रेणीबद्ध के पौधों के कृषिगत उपयोग एवं वाणिज्यीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत क्या दुर्लभ पौधे और पेड़ आते हैं जिनका कृषिगत उपयोग मतलब उनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। इस अनुसूची के तहत ही अधिकारियों को शिकार के प्रतिबंध में अपराध निर्धारित कर सजा देने व जुर्माने लगाने की शक्ति दी गई है। 1982 में लागू हुए इस कानून तो ये 1972 में ही हुआ था, 9 सितंबर 1972 को, लेकिन 1982 में इसमें एक संशोधन किया गया था और इसके अंतर्गत पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्यों से जंगली सूअरों को पकड़ने व उनके परिवहन की अनुमति दे दी गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 का संशोधन और भी सख्त है। इस अधिनियम में एक नया अध्याय 4th A जोड़ा गया, जिसमें जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति इसमें शेड्यूल में शामिल जीवों का अवैध तरीके से व्यापार करता है और उसने कुछ संपत्ति का निर्माण किया है और ये अगर प्रूफ हो जाता है तो जो जितनी भी संपत्ति उसने इस अवैध धंधे से कमाई है उसकी जब्ती कर ली जाएगी। इसमें सामुदायिक रिजर्व का क्षेत्र भी की स्थापना जैसी नई धारणाएं भी सामने। सामुदायिक रिजर्व का मतलब है जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं, ये सामुदायिक रिजर्व के क्षेत्र में आता है। इसमें अनेक परिभाषाओं को बदला गया है, जिसमें अब पशुओं में मछलियों को भी शामिल किया गया है। परितंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनों की उत्पादों की पुनर्परिभाषा दी गई। इस अधिनियम को 2006 में पुनः संशोधित कर अध्याय 4th B और 4th C जोड़े गए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2013 पेश किया। इसमें वन्यजीवों के संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा तथा भारतीय कानूनों को साइट्स आदि के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया। साइट्स क्या है? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिनके समुदाय के कुछ जीव अभी पृथ्वी पर बचे हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक इस संधि के तहत लगाई जाती है। इस संशोधन अधिनियम में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर पशु जाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को शामिल करने के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शिकारी व संग्राहक जनजातियों को कुछ हद तक शिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे वो लोग क्या शिकार पर ही डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए उनको कुछ अधिकार दे दिए गए हैं कि वो इस तरीके से शिकार कर सकते हैं। इन संशोधन में अभयारण्यों तथा उसकी सीमा में शिकार करने पर 5 से साल तक की सज़ा व 5 से 25 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान है। जो पहले 3 से 7 साल की सज़ा व 10,000 का जुर्माना हुआ करता था, और ये अपराध दोहराने पर 25 साल की सज़ा और 23 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जब ये अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ये सब उसमें किया गया था। व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध ब्यूरो के स्थान पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही इसमें एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष वन मंत्री होंगे। इसके अंदर इन 2 लोगों के अलावा काफ़ी पर्सन्स और होंगे जो एनवायरनमेंट से संबंधित काम करने वाले होंगे, राज्यसभा के लोग होंगे और लोकसभा के लोग होंगे। थैंक यू।